आइए आज शुरू करते हैं रासायनिक संयोजन के नियम का थर्ड नियम यानी गुणित अनुपात का नियम। ठीक है, यह नियम 1803 में डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। जॉन डाल्टन उनका नाम था और उन्होंने ये कहा कि इस नियमानुसार यदि दो तत्व संयोजित होकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के साथ दूसरे तत्व के संयुक्त होने वाले द्रव्यमान छोटे पूर्णांकों के अनुपात में होते हैं। यानी कि मान लो दो तत्व मिलकर एक बड़ा यौगिक बनाया, ठीक है, तो दोनों तत्वों में जो अनुपात होगा, ठीक है, तो वो जब किसी दूसरे तत्व के साथ संयुक्त होते हैं तो उस तत्व से संयुक्त होने वाले द्रव्यमान, मतलब आप एग्जाम्पल से सही से समझेंगे इसे, ठीक है, वो छोटे पूर्णांकों में आते हैं। यानी सीरियल पूर्णांक अनुपात, यानी जैसे 1:2, 2:3, 1:2:3 इस तरीके से आते हैं। जैसे सपोज दैट यहाँ देखते हैं, समझते हैं कि उदाहरण पहला है आपके पास कि हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के संयोजन से बने दो यौगिक जल व हाइड्रोजन पेरोक्साइड। देखिए H और O से मिलकर एक तो वाटर भी बना, जल भी बना, और H और O से मिलकर हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बना। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये है आपका 2 ग्राम, ठीक, 2 है क्योंकि आधा है O2 का, यानी 1 O हो गया, 1 O का मतलब 16 ग्राम, और ये हो गया 16 और 2 18 ग्राम। ठीक, यहाँ पे भी 2 ग्राम, 16 दूनी 32 ग्राम और 18 और फिर से 32 और 2 34 ग्राम। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, समझिएगा कि यहाँ O के द्रव्यमान 16 और 32 ये दोनों जो हाइड्रोजन के निश्चित द्रव्यमान 2-2 ग्राम निश्चित हैं के साथ संयुक्त होते हैं तो इनमें एक सरल अनुपात यानी 16:32 O की बात कर रहे हैं, ठीक है, या फिर 1:2 होता है। ठीक है, इस तरीके का सिंपल अनुपात आना चाहिए, रेशियो आना चाहिए। दूसरे समझते हैं, मान लो नाइट्रोजन के हैं, ये N के कुछ यौगिक हैं, कौन कौन से हैं, जिन्हें हम ऑक्साइड का नाम देते हैं। ये N के कुछ यौगिक हैं, हमने ऑक्साइड बोल दिया इन्हें। ये क्या क्या है देखिएगा, पहला हो गया आपके पास N2O, दूसरा हो गया NO, तीसरा हो गया N2O3, चौथा हो गया N2O4, पाँचवा हो गया N2O5। ठीक है, तो देखिए इनके नाम भी मैंने अब लिख दिए हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नाइट्रस ऑक्साइड N2O के लिए आता है नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड कौन सा आता है, लाफिंग गैस जो होती है नाइट्रस ऑक्साइड होती है। दूसरा है नाइट्रिक ऑक्साइड NO, थर्ड है डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड और डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। ठीक है, N का भार आपको पता है 14 होता है सिंगल, पर यहाँ 2 है तो 28, या सिंगल है तो 14, यहाँ भी 2 है 28, 28 और 28। O यहाँ पर 1 है तो 16, यहाँ पे भी 1 है तो 16, यहाँ पे 3 है तो 16 3 48, 4 है तो 16 चौको 64, 5 है 16 5 80। ठीक है, अब N का नियत भार क्या होगा, 14 होता है सिंगल। अब इस सिंगल के साथ ये कितना संयोग करता है ये दिखाना है। ठीक है, अब देखिए ये जो है 14 दूनी 28 होता है ना, ठीक है, यानी 2 इस 16 पर 2 बार यानी डिवाइडेड बाय 2 कर दो तो 8 आएगा। इसका O का भार जो N के 14 भार से क्रिया करता है, 14 का 2 है था तो एक से इस O पर कितने ने क्रिया करी, केवल हाफ ने, हाफ करेंगे इसका तो ये आ जाएगा 8। ठीक है, क्योंकि 16 पर 1 का भाग है तो 2 पर भाग होगा तो आधा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए, अभी सीधे सीधे पूरा का पूरा 14 अकेले पे है, यानी 1 से डिवाइड करेंगे 16 ही आएगा। ये 3 है यानी 48 है, 48 में 14। ठीक है, तो 48 में 14 किस तरीके से होगा इस बार, देखिए जब N2 था और 1 O था तो क्या होता था, 8 आया। अब N2 है, O 3 है तो 8 को 3 से गुणा कर दे, 8 यहाँ 24। यहाँ O4 है, 8 चौको 32, और यहाँ O5 है, 8 पंजे 40। इस तरीके से तो यहाँ पर आपके O के द्रव्यमानों का अनुपात क्या मिला, 8:16:24:32:40। तो ये सिंपल अनुपात क्या हो जाएगा इसका, 1:2:3:4:5।
यह एक सरल अनुपात है। इसी को हम गुणित अनुपात का नियम कहते हैं। ठीक है, गुणित अनुपात का नियम क्या कहता था कि यदि दो तत्व संयोजित होकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के साथ दूसरे तत्व के संयुक्त होने वाले द्रव्यमान छोटे पूर्णांकों के अनुपात में होते हैं। जैसे H2O में O के थे 16:32 यानी 1:2, और यहाँ पर क्या थे 8:16:32:24:32:40 यानी 1 से लेकर 5 तक सीरियल अनुपात में। यह एक सरल अनुपात कहलाता है। ठीक है, ये था आपका गुणित अनुपात का नियम। अब आ जाते हैं नेक्स्ट नियम जो आपके पास है, वो है गैलुसाक का नियम। गैलुसाक नामक एक वैज्ञानिक थे। ठीक है, इन्होंने 1808 में इस नियम को दिया। ये नियम क्या कहता है कि इस नियमानुसार जब गैसें आपस में संयोग करती हैं तो उनका संयोग यानी जब वो जुड़ जाती हैं आयतन के सरल अनुपात में होता है। ठीक है, उनका संयोग आयतन के सरल अनुपात में होता है। यदि उत्पाद भी गैस हो तो क्रियाकारी गैसों के आयतन जो समान ताप दाब पर लिया जाता है से भी संबंध रखता है। ठीक है, गैसों के आयतन से भी संबंध रखता है। ठीक है, तो इसको हम थ्योरिकल तो हमने बोल दिया, अब इसे ज़रा हम समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। सपोज दैट हाइड्रोजन तथा क्लोरीन में संयोजन दिखाया गया है, तो H2 + Cl2 गिव्स ट्वाइस HCl। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक वॉल्यूम है, आगे कुछ नहीं है, तो 1, यहाँ भी 1, लेकिन यहाँ 2 वॉल्यूम है, तो यहाँ पे सिंपल अनुपात क्या आ गया 1:1:2। तो ये क्या है, इनका जो संयोग अनुपात है, इन दोनों का अनुपात तो सही है ही, सिंपल अनुपात, सिंपल रेशियो 1:1। लेकिन जब इसका जो संयोग हो जाता है तो जो उत्पाद बनता है इसका अनुपात भी क्या होगा, सरल अनुपात होता है। ठीक है, ये था एक नियम। दूसरे को देखते हैं एग्जाम्पल को। देखिए दूसरा एग्जाम्पल है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में संयोजन की अगर बात करें, नाइट्रोजन हाइड्रोजन जब आपस में संयोग होते हैं तो क्या होता है। देखिए नाइट्रोजन N2 और 3 मॉलिक्यूल ऑफ H2, ये ऐसे तो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, हैबर प्रोसेस है। ठीक है, हैबर विधि है ये, आप 12th में इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो हैबर प्रोसेस है, तो यहाँ बना 2NH3 बनता है, यानी यहाँ 1 वॉल्यूम N2 का, 3 वॉल्यूम H2 के और 2 वॉल्यूम किसके, NH3 के। तो यहाँ पे भी अनुपात देखिए तो इन दोनों का तो 1:3 सिंपल ही है, और जैसे ही 2 आ जाता है तो 1:3:2, ये एक सिंपल रेशियो है यानी सरल अनुपात है। यही कहता था गैलुसाक का नियम कि जब गैसें आपस में संयोग करती है तो जब उनका संयोग हो जाता है तो उसका जो आयतन होता है वो भी क्या है, सरल अनुपात में ही होता है, सिंपल। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, जिसका नाम है एवोगाद्रो नियम। 5वां रूल है आपका रासायनिक संयोजन का, एवोगाद्रो का नियम। 1811 ईस्वी में एवोगाद्रो नामक वैज्ञानिक ने दिया था कि इसके अनुसार होता है कि समान ताप व दाब पर गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या भी समान होती है, यानी जो आयतन होगा उसके ठीक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी अनुक्रमानुपाती जो अणुओं की संख्या होती है वो होता है। ठीक है, सिंपल है कि समान ताप व दाब पर गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या भी समान होती है। ठीक, यानी फॉर एग्जांपल H2 और O2 यहाँ पे देख लेते हैं, H2 ट्वाइस H2 और O2 को हम ट्वाइस H2 लिख देते हैं। ठीक है, इसको अगर तोड़ के लिखेंगे तो ये लिखेंगे H2 + O2 गिव्स ट्वाइस H2। यहाँ इनका अनुपात क्या है, 1:1:1 समान है सब संख्या है। ठीक है, तो इसीलिए इसे बोला जाता है कि इसमें जो अणुओं की संख्या होती है वो भी क्या होती है, समान होती है। ये था आपका एवोगाद्रो का नियम। आइए नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका उसे देखते हैं। यह है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1808 ईस्वी में यह नियम प्रतिपादित किया। उन्होंने रसायन दर्शन शास्त्र की एक नई पद्धति, अ न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफी को प्रकाशित किया और उन्होंने इसमें निम्न तथ्य रखे। क्या तथ्य दिखाए उन्होंने कहा कि जो पदार्थ है या द्रव्य है वो अविभाज्य परमाणुओं से मिलकर बना है। अविभाज्य का मतलब जिन्हें हम नष्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक, दूसरा उन्होंने क्या कहा, किसी दिए हुए तत्व के सभी परमाणुओं के एक समान द्रव्यमान सहित एक समान गुणधर्म होते हैं, यानी इनके जो दिए हुए तत्व के सभी परमाणु होंगे, एक ही तत्व की बात कर रहे हैं, उनके सबके द्रव्यमान भी सेम होंगे और सभी के गुण भी सेम होंगे। ठीक है, जैसे H2 है तो H का एक तत्व हो गया, दूसरा भी H एक तत्व हो गया, तब मिलके H2 अणु हुए हैं।
ठीक है। तो एच की जो प्रॉपर्टी होगी दूसरे एच की प्रॉपर्टी वही होगी। ठीक, विभिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान में भिन्न, लेकिन जो भिन्न भिन्न होते हैं उनके परमाणु द्रव्यमान भी भिन्न होते हैं। ठीक है, जैसे एच का 1.008 हो गया, तो वैसे ही ओ का होता है 16। ठीक, अलग अलग होता है। उसके बाद थर्ड आपके पास, एक से अधिक तत्वों के परमाणुओं के निश्चित अनुपात में संयोजन से यौगिक बनते हैं। वो कह रहा है कि एक से अधिक तत्वों के परमाणु जब आपस में क्या करते हैं, किसी निश्चित अनुपात में आपस में जब जुड़ते हैं, सहयोग करते हैं, तो यौगिक बनते हैं। जैसे H का 2 और O का 1, यानी 2:1 में H और O को मिलाया जाए तो H2O बनता है, यानी पानी बनता है। ठीक है, तो एक निश्चित अनुपात होना चाहिए H और O में, जैसे 2:1 है। ठीक, चौथा है, रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु पुनर्व्यवस्थित होते हैं, न कि उन्हें बनाया जा सकता है, न ही उन्हें नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, यानी परमाणु जो है न तो वो उत्पन्न होते हैं, न ही नष्ट होते हैं। ये बस रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो आपस में चेंज होते रहते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका इसके परमाणु सिद्धांत, किसके, डाल्टन के, इम्पॉर्टेंट है। अब इसमें कुछ कमियां थी। क्या कमियां थी उस पर थोड़ा ध्यान दे देते हैं कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कुछ कमियां थी। ये कमियां कुछ इस तरह से थी कि इससे गैसीय आयतनों के नियम की व्याख्या नहीं की जा सकती थी। ठीक है, गैसों में का आयतन का जो नियम है उसकी व्याख्या नहीं कर सकते थे हम इसमें। दूसरा, यह परमाणु के संयोजन के कारण को भी नहीं बता पाता था कि परमाणु आपस में जुड़ते क्यों हैं। ठीक है, क्या रीज़न होता है। तो यहाँ पे इतनी इसकी कमियाँ थी, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट सिद्धांत था। इसको लेके आगे वैज्ञानिकों ने बहुत शोध करे और उसमें संशोधन भी करे। जैसा कि आपको नया टॉपिक दिख रहा होगा, नेक्स्ट टॉपिक, कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में संशोधन हुआ। तो क्या हुआ, परमाणु अविभाज्य जो होते हैं हमने पहले भी पढ़ा, परंतु इन्हें असाधारण भौतिक विधियों द्वारा विघटित किया जा सकता है। अगर इनको हम अलग करें कुछ भौतिक विधियों द्वारा, ठीक है, तो इन्हें 3 सूक्ष्म कणों में तोड़ा जा सकता है। 3 सूक्ष्म कण कौन कौन से हैं वो, एक होता है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, इन्हें हम अपरमाणविक मूलकण या केवल मूलकण भी कहते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका पहला संशोधन। उन्होंने ये किया कि ये भी टूट सकता है, इन्होंने ये बोला। दूसरा इन्होंने कहा कि किसी तत्व के यदि परमाणु क्रमांक समान है और परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न है, ठीक है, क्रमांक समान और द्रव्यमान भिन्न भिन्न है, तो वो समस्थानिक कहलाते हैं। और यदि परमाणु द्रव्यमान समान है और परमाणु क्रमांक भिन्न है तो वो समभारिक कहलाते हैं। ठीक है, तीसरा क्या है इसमें, तत्व का मूल लक्षण परमाणु क्रमांक है, ना कि परमाणु भार। मूल लक्षण जो है परमाणु क्रमांक होता है, जो मेंडलीफ ने भी बोला था। तो उन्होंने कहा था परमाणु भार होता है, लेकिन जब मॉडर्न आया तो परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन बोला गया। ठीक है, शुरुआत में परमाणु भार को लेकर चलते थे, लेकिन बाद में मूल कण जो मूल लक्षण होता है वो परमाणु क्रमांक माना गया। नेक्स्ट है आपके पास 4 कि परमाणु के संयोजन से यौगिक परमाणु नहीं बनते हैं बल्कि अणु बनते हैं, यानी H2 और O2, जैसे H और H है, ये दोनों H के परमाणु हैं, ये भी आपस में जुड़ते हैं तो H2 बनाते हैं। ये परमाणु है, ये भी परमाणु है, लेकिन जो ये मिलके बनाए क्या है, ये अणु है। ठीक है, इस तरीके से होता है। तो ये था आपका डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में संशोधन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है वो है परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करती है कि उस तत्व का एक औसत परमाणु कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग से कितना गुना भारी है। थोड़ा सा टिपिकल परिभाषा है, लेकिन यही एक परिभाषा है इसकी। जनरली तो हम परमाणु द्रव्यमान बोलते हैं, परमाणु को जो अणुओं का द्रव्यमान होता है, तत्वों का द्रव्यमान होता है, तो उसे हम बोल देते हैं परमाणु द्रव्यमान। लेकिन इसको परिभाषित कैसे करते हैं, ये एक मानक मानना पड़ता है हमें, जो कि यहाँ पे कार्बन 12 है। ठीक है, तो किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करती है कि उस तत्व का औसत परमाणु, यानी किसी भी तत्व का परमाणु द्रव्यमान बताएंगे तो उसका औसत परमाणु द्रव्यमान जो है वो कार्बन 12 समस्थानिक के परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग से कितना गुना भारी है, ये होना चाहिए। ठीक है, तो उसे परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। जैसे तत्व A का परमाणु भार अगर निकालना हो, तत्व A के परमाणु का औसत द्रव्यमान अब बटे 1/2 गुणा के कार्बन 12 के परमाणु का द्रव्यमान,
देखिएगा 1/12 भाग था ना, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल के लिए एच का परमाणु भार होता है 1.008, सी का होता है 12.01 और क्लोरीन का होता है 35.45, ठीक है। कार्बन 12 समस्थानिकों के एक परमाणु के द्रव्यमान का 1/12वां भाग परमाणु द्रव्यमान मात्रक माना गया है, यानी उसे हम एक एटॉमिक मास यूनिट यानी परमाणु संहति मात्रक या परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहते हैं। C12 के परमाणु का द्रव्यमान स्वेच्छा से 12 AMU माना जाता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखने योग्य बात है। देखिएगा परमाणु संहति मात्रक यानी एटॉमिक मास यूनिट ये होता है 1/12 गुणा के C12 परमाणु का द्रव्यमान, जो कि अभी हमने वहाँ अपॉन में लिखा था, ठीक है। यानी एक एटॉमिक मास यूनिट यानी परमाणु संहति मात्रक या परमाणु द्रव्यमान मात्रक बराबर 1/12 कार्बन 12 का यानी मास ऑफ C6C12 एटम, ठीक है। ये जो होता है ये प्रयोगों द्वारा निकाला गया है 1.99265 × 10⁻23 और बटे 12 इधर AMU निकल जाएगा। इसको जब सॉल्व किया हम लोगों ने तो ये आया 1.66054 × 10⁻24 ग्राम। इसी को AMU का तुल्यांक कहते हैं। अब वर्तमान टाइम में हम AMU की जगह केवल U का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे जैसे लिखा है वर्तमान में AMU के स्थान पर केवल U का प्रयोग किया जाता है, जिसे एकीकृत द्रव्यमान यानी यूनिफाइड मास भी कहते हैं। ये आ सकता है, आपके पास पूछा जा सकता है कि U का क्या तात्पर्य है, तो उसका मतलब होता है यूनिफाइड मास यानी एकीकृत द्रव्यमान। तो स्टूडेंट्स ये था आज का टॉपिक। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट में या पर्सनल रूप से पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।